लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैंने 16वां साल पार किया। पूरा जीवन जीपी श्रीवास्तव के कथनानुसार। जीपी श्रीवास्तव ही नहीं, जितने गांव घर टोला पड़ोस के थे यही कहते थे। याद है, एक दिन पंडित राम गुलाम ने पिताजी से कहा था, लड़के का कंठ फूट आया, बगलें निकल आईं, मसें भीगने लगीं। अब बबुआ नहीं है, गौना कर दो। हो भी तो हाथी गया है, लड़ता है सुनते हैं। हाँ, कहकर पिताजी चिंतामग्न हो गए थे। इसी तरह जब गौना लेने गए, श्रीमती जी 13वां पार कर चुकी थी। कुछ दिन हुए थे, उनकी किसी नानी ने कहा था उनकी अम्मा से। मैं वहीं था। हम दोनों की गांठ जोड़कर कौन एक पूजा की जा रही थी। मदन देव की अवश्य नहीं थी। उन्होंने कहा था, दामाद जवान बिटिया जवान, परदेश ले जाते हैं तो ले जाने दो। गौना हुआ, बड़ी विपत। गांव में प्लेग, लोग बागों में पड़े। हमारा एक बाग गांव के करीब है। प्लेग का अड्डा होता है, लोग वहां झोंपड़ी डालते हैं। हम लोग बंगाल से आए, उसी दिन लोग निकलने लगे। आखिर एक महुए के नीचे 2 झोंपड़े डलवा कर पिताजी मुझे और कुछ भैया 4 नातेदारों को लेकर गौना लेने चले। जेठ के दिन, इससे पहले यूपी की लू नहीं खाई थी। खैर, गौना हुआ और एक झोपड़े में एक रात हम लोग कैद किए गए। जो बातें नहीं सोची थी, श्रीमती जी के स्पर्श मात्र से वे मस्तिष्क में आने लगीं। प्रौढ़ता के अंत तक उनसे अधिक प्रौढ़ बातें नहीं आती। मैं नवयुवकों को विश्वास दिलाता हूं। खैर, हम पूरे जवान हैं, हम दोनों समझे। 5वें दिन ससुर जी विदा कराने आए। ससुर जी इसलिए भी आए कि गांव का पानी नहीं पिएंगे, शाम तक विदा करा ले जाएंगे। पिताजी को बहुत बुरा लगा। वो बंगाल से उतना रुपया खर्च करके आए थे, 5 दिन के लिए नहीं। ससुर जी सुबह की गाड़ी से आए थे। मैं रात को जगा सो रहा था। बातचीत नहीं सुनी। बाद को गांव के एक भैया से सुनी। मेरी जब आंख खुली, तब ससुर जी अपनी लड़की को विदा करा के ले गए थे। सुना, प्लेग के भय से वो लड़की को विदा कराने आए थे। पिताजी ने इस पर बहुत फटकारा। कहा, ये भय हमारे लड़के के लिए आपको नहीं हुआ। अगर ऐसे आपके मनोभाव हैं तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे। पिताजी के तर्कपूर्ण कथन का मुमकिन ससुर जी पर प्रभाव पड़ना, लेकिन ससुर जी थे बहरे। वो अपनी कहते थे और देख रहे थे कि विदाई की तैयारी हो रही है या नहीं। उधर ससुर जी की पुत्री अपने पिता और ससुर के कथोपकथन को एकनिष्ठ होकर सुन रही थी। पिताजी पुत्र की दूसरी शादी कर लेंगे, प्रभाव अनुमेय है। झल्लाहट में पिताजी ने विदा कर दिया और स्टेशन पहुंचा देने को बहल बुला दी। दूसरे दिन नाई आया, सासू जी की लंबी चिट्ठी लेकर। क्षमा का शब्द अतिशय प्रयोग। ससुर जी कम सुनते हैं, आज्ञा पालन में त्रुटि हुई। बुलाया, गवाही पहले नहीं ली, अब ले ले। बड़ी दीनता। ये भी लिखा था, मेरी 2 दांत की लड़की, उसके सामने दूसरे विवाह की बात। पिताजी पिघले, मुझसे बोले, ससुराल जाओ, लेकिन यहां से तिगुना खाना। मैंने कहा, घी और बादाम तिगुने करा लूंगा। बेदाना तो वहां मिलते नहीं, अन्यथा शरबत में 3 रुपए लग जाते रोज। पिताजी ने कहा, रूह रूह की मालिश करना रोज, होश दुरुस्त हो जाएंगे। शाम 4 बजे वाली गाड़ी से चलने की तैयारी हो गई। दोपहर ढलते नौकर बिस्तर बॉक्स लेकर भेज दिया गया। मैं पिताजी के उपदेश धारण कर 2:30 बजे के करीब रवाना हुआ। ठाठ बंगाली, धोती शर्ट जूता छाता, आंख में भी बंगाल का पानी। बाकी देश जंगल या रेगिस्तान दिखते थे। बंगालियों की तरह मैं भी मानता था। आर्य बंगाल पहुंचकर सही मानी में सभ्य हुए, विशेषतः अंग्रेजों के आने के बाद से। महुए की छाह और तर किए झोपड़े के अंदर यूपी की गर्मी का हिसाब न लगता था। बाहर खाई पार करते ही लू का ऐसा झोंका आया कि एक साथ कुंडलिनी जैसे जग गई। जैसे वरपुत्र पर पड़ी सरस्वती की कृपा दृष्टि की तारीफ में रवि बाबू ने लिखा है, एके बारे सकल पर्दे घुचिए दाओ तारे, यानी एक साथ ही उसके कुल पर्दे हटा देती है। वो प्रकाश दिखा कि मोह दूर हो गया, लेकिन व्यक्ति भेद है। रवि बाबू को आराम कुर्सी पर दिखा, हजरत मूसा को पहाड़ पर, मुझे गलियारे में।
लू विरोध करती हुई कह रही थी, अब ज्ञान हो गया है, घर लौट जाओ। फिर भी पैर पीछे नहीं पड़े। बंगाल की वीरता और प्रेमा शक्ति बैक कर रही थी। पैर उठाकर सामने रखते ही लीक के खड्ड में 1.5 हाथ खाले गया और मैं गुड़ी गुड़ंता के डंडे की तरह गुड़ा। लेकिन स्पोर्ट्समैन था। झड़बेर की झाड़ी तक पहुंचते पहुंचते अड़ गया। देह गर्द-बर्द हो गई। मुंह में क्रीम लग गया था। घाव पर जैसे आइडोफार्म पड़ा। लेकिन धन्यवाद है सूरदास को, मुझे लज्जित होने से बचा लिया। कलकत्ते से बिल्व मंगल नाटक देख कर आया था। दूसरी जीवनियां भी पढ़ी थी। लाश पकड़कर नदी पार करने और सांप की पूंछ पकड़कर मंजिल चढ़ने के मुकाबले ये अति तुच्छ था। फिर वहां वैश्या, यहां धर्मपत्नी। आगे बढ़ा। एक झोंका और आया। मालूम हुआ इस देश में धूप से हवा में गर्मी ज्यादा है। फिर भी हवा के प्रतिकूल चलना ही होगा। कालिदास को पढ़ रहा था। याद आया, अजय देकर थेन स मोदिनीम। कड़ाई से पैर आगे बढ़ाया। ठकाका जूते ने कांकड़ से घोके से ठोकर ली और मुंह फैला दिया। सोचा बॉक्स में एक जोड़ा और है नया। तसल्ली हुई। फिर आगे बढ़ा। एक झोंका और आया। अब के छाता उलटकर दूसरी तरफ तना। हवा के रुख पर करके सुधार कर तोड़ लिया। आगे लोन नदी आई, जो 8 महीने सूखी रहती है और जिसके किनारे संसार के आधे बेर बबूल हैं। शायद इसी कारण इस प्रांत का नाम कभी बनौधा था। 12 कुंवर बनौधे केर। स्वतंत्रता प्रेम भी अधिक था, क्योंकि छोटी सी जगह में 12 कुंवर थे। धोती कोछेदार बंगाली पहनी थी। एक जगह उड़ी और बेर की बाहों से आलिंगन किया। न अब छोड़े न तब। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। याद तो आया, पर बड़ा गुस्सा लगा। सैकड़ों कांटे चुभे हुए। धोती 56 छुरी हो रही थी। छुड़ाते नहीं बनता था। देर हो रही थी। आखिर मुट्ठी से कोछे को पकड़कर खींचा। धोती में सहस्त्र धार गंगा बन गई। उधर बेर सहस्त्र विजय ध्वज। धोती कीमती थी, शांतिपुरी, खास ससुराल के लिए ली गई थी, जैसे प्रसिद्ध लेखक खास पत्र के लिए लेख लिखते हैं। सांत्वना हुई कि कई और हैं। नदी गर्भ से ऊपर आया। कुछ दूर पर बेहटा शमशान मिला। 2 ही मील पर देखा दुर्दशा हो गई है। जैसे धूल का समंदर नहाकर निकला हूं। स्टेशन मील भर रह गया था। गाड़ी का अर्राटा सुन पड़ा। अपने आप पैर दौड़ने लगे। मन ने बहुत कहा, बड़ी अभद्रता है, लेकिन जैसे पैर के भी जबान लग गई हो। बोले, अभी भद्रता कुछ बाकी भी रह गई है? घर लौटकर जाओगे? जिंदगी भर गांव वाले हंसेंगे। बाबू बनकर ससुराल चले थे। 1000 सपाटे का उठान तो देखो। कहते पैर बेतहाशा उठ रहे थे। छाता बगल में, हाथ में जूते, सामने मील भर का ऊसर। 4 बजे की चटकती धूप। स्टेशन देख पड़ने लगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। दौड़ तेज हुई। लंबा मैदान। गाड़ी पानी ले रही है। अभी 6 फरलांग और है। भूभुल में पैर जले जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार धीमी नहीं, बढ़ाई भी नहीं जा सकती। कलेजा मुंह को आता हुआ। इंजन पानी ले चुका, लौट रहा है। अभी 4 फरलांग है और तेज हो नहीं सकते। बदन लत्ता, जान पड़ता है गिर जाऊंगा। इसी समय नौकर चंद्रिका प्रसाद ठोड़ी उठाकर रास्ते की तरफ देखता हुआ देख पड़ा। चंद्रिका के दूध के दांत उखड़ने के बाद सामने के अन्न वाले नहीं जमे, इसलिए लोग सिपुला कहते हैं। हैरान होकर असंबद्ध होठों से ठोड़ी उठाए एक दृष्टि प्रतीक्षा करते देखकर मुझे नई जान मिली। देखकर चंद्रिका भी सजीव हुआ। टिकट कटा लिए गए थे। गनीमत हुई। मैं पहुंचा। चंद्रिका हंसा, फिर सामान चढ़ाने लगा। स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म है। उस तरफ उससे गाड़ी लगी हुई। मुझे न आता देख चंद्रिका उतरकर इधर चला आया था। इधर से ही चढ़े। भीतर जाने के साथ इतनी गर्मी मालूम दी कि जान पर आ बनी। चंद्रिका ना होता तो न जाने क्या होता। वो अंगूछे से हवा करने लगा। कुछ देर में होश दुरुस्त हुए। गाड़ी चली। ठंडे होकर कपड़े बदले। 5वें स्टेशन डलमऊ है। उतरा तब सूरज छिप चुका था, लेकिन इतना उजाला कि अच्छी तरह मुंह दिखे। चंद्रिका ने सामान उठाया। चले। गेट पर टिकट कलेक्टर के पास एक आदमी खड़ा था, बना चुना, बिल्कुल लखनऊ ठाठ, जिसे बंगाली देखते ही गुंडा कहेगा। तेल से जुल्फें तर,
जैसे अमीनाबाद से सिर पर मालिश करा कर आया है। लखनऊ की दोपलिया टोपी गोट तेल से गीली, सिर के दाहिने किनारे रखी, ऐंठी मूछें, दाढ़ी चिकनी, चिकन का कुर्ता, ऊपर बास्केट, हाथ में बेंत, काली मखमली किनारी की कलकतिया धोती, देहाती पहलवानी फैशन से पहनी हुई, पैरों में मेरठी जूते, उम्र 25 के साल 2 साल इधर उधर, देखने पर अंदाजा लगाना मुश्किल है हिंदू है या मुसलमान। सांवला रंग, मजे का डील डॉल, साधारण निगाह में तगड़ा और लंबा भी। टिकट देकर निकलते ही मुझसे पूछा, कहाँ जाइएगा? मैंने कहा, शेरंदाजपुर। आइए, हमारा इक्का है, कहकर उसने इक्केवान को पुकारा और गौर से घूरते हुए पूछा, किनके यहाँ? मैंने अपने ससुर जी का नाम लिया। उसे एक बार देखकर दोबारा नहीं देखा, कारण वो मेरा आदर्श नहीं था। मुझसे 2 इंच छोटा था और बदन में भी हल्का। मैं इक्के वाले के साथ इक्के पर बैठा। चंद्रिका भी था। वो जवान कुछ देर तक पैसेंजर देखता रहा, फिर उसी इक्के पर आकर बैठा। चुपचाप बैठा देखता रहा। तब मैं नहीं समझ सका। अब जानता हूं, वैसी शुभ दृष्टि सुंदरी से सुंदरी पर पड़ती है जिसकी बाढ़ का पानी रत्ती भर नहीं घटा। चंद्रिका बेवकूफ की तरह उसे विश्वास की दृष्टि से मुझे रह रहकर देख लेता था। उस मनुष्य ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, केवल अपने भाव में था। मुझे बोलने की कोई आवश्यकता न थी। इक्का चला, कस्बे में आकर मेरे ससुर जी के दरवाजे खड़ा हुआ। वो आदमी चौराहे पर उतर गया था। उतरते इक्के वाले से कुछ कहा था, मैंने सुना नहीं। जब मैं किराया देने लगा, इक्के वाले ने कहा, नंबरदार ने मना किया है। हम किसी नंबरदार को नहीं जानते, किराया लेना होगा, पहले कह दिया होता। इक्के वाले ने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन कहा, भैया, उन्हें मालूम होगा तो मेरी नौकरी न रहेगी। मैं समझ गया पैसे जेब में रखेगा। अब ससुराल के लोग आ गए। मैं प्रणाम नमस्कार आदि के लिए तैयार हुआ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।